वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में मौजूद होता है कॉमर्स वालों के। चैप्टर नंबर 10 है और पेपर के मुतालिक चैप्टर ये आता है सेक्शन सी के अंदर मौजूद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं जो बुक यूज़ करूँगा आपको शुरू में ही बता दूँ, पीटी वाला की बुक है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए पहले तो आप ये जान लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ चीज़ों से मिलके बनता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर होती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये सुनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या चीज़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी को साल के आखिर के में जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को, जिसमें तकरीबन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मौजूद होता है कंपनी का सारा डेटा, कंपनी ने प्रॉफिट किया है, कंपनी ने लॉस किया है, कंपनी में क्या क्या हुआ, कंपनी में कहाँ पैसा गया, कहाँ से आया, सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है जो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है हर कंपनी को। तो फर्स्ट ईयर के अंदर इसका छोटा सा हिस्सा में सिखाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह बनाते हैं, क्या गलतियां होती हैं, उनको कैसे सुधारते हैं, कंपनी कैसे सुधारती है, इस तरह सारी चीज़ें बनाकर फिर स्टेटमेंट बनता है इसका। कि स्टेटमेंट में ये होता है कि सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर बैलेंस शीट होता है कि मेरी बैलेंस शीट में और कंपनी की बैलेंस शीट में क्या फ़र्क होता है, ये बताएंगे कि कंपनी में और बाहर से जो पैसा आया गया है सब बराबर है। उसके बाद जाके ये गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो था ये। अब इसको बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है। उसके बाद जब आप एडजस्टमेंट एंट्री सीख लेंगे तो दूसरा स्टेप क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट सीखने के बाद आप बनाते हैं बैलेंस शीट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती जाएंगी। पहले एडजस्टमेंट बनाएंगे, फिर स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर बैलेंस बनाएंगे, आखिरी चीज़ बनेगी क्लोजिंग एंट्रीज, कि जो आपने क्लोज़ किया है उसको वो एंट्रीज में लाएंगे कि क्या क्लोज हुआ है। अच्छा, अब देखें एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है। कंपनी में बहुत सी मिस्टेक हो जाती हैं कि जैसे हमने 50,000 का काम था 60,000 लिख दिया, ये मिस्टेक भी हो जाती है। या फिर दूसरी कह सकें कि कुछ चीज़ रह जाती हैं दिमाग से में, भाई ये चीज़ है, ये नहीं है, ये करा था, ये नहीं किया, तो वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। बाकी कि पैसा कहाँ से आना रह गया है, कहाँ जाना रह गया है, कौन सा अकाउंट रह गया है, कौन सा बंद हो गया है, सारी चीज़ें जो होती हैं एडजस्टमेंट में एंट्रीज होती हैं। कुछ लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं तकरीबन इसमें 8 केसेस से आपको सिखाऊंगा। 8 केसेस क्या हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट का मैं आपको पूरा एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, बैलेंस शीट जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो बैलेंस शीट का भी एक तरीका है, वो होगा। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री सबसे एंड में, और इसके बाद जो आता है क्लोजिंग एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस आता है जो नॉर्मली बनता है जनरल में। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के 8 केसेस की। 8 केसेस में क्या है, क्या मौजूद है, क्या नहीं है, कौन सी एंट्री कैसे बनेगी। अब इसको मैंने फिर बताया कि मैं लूँगा पीटी वाला की बुक। इसमें ज़रूरी नहीं है, बच्चे का अपना है कि कोई सी भी बुक यूज़ करिए हो, मुझे कोई इसका नहीं है कि भाई पीटी वाला ही लो तो पढ़ा जाएगा। कोई सी भी बुक ले सकते हैं आप, क्योंकि मैं 8 केसेस जब पढ़ाऊँगा आपको तो वो हर बुक में ही मौजूद होते हैं। ठीक है, 8 केसेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आखिरी चैप्टर है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, अब इसमें समझने के लिए तो जिसको पढ़ने के लिए बुक लाजमी होती है। ठीक है, इसमें एंट्रीज ये सब चीज़ें इसमें वैसे भी समझाई गई हैं, ना समझ में आए तो बंदा यहाँ से समझ ले, लेकिन इसमें बुक्स में थोड़ा सा खोल के नहीं समझाया जाता और खुद से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब भी मैं इस बुक को आगे लेके जाता हूँ, आगे चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ये होती हैं एंट्रीज, आपको दिखा सकूँ। ये एडजस्टमेंट सालाना ये होता है। अच्छा, इतना हिस्सा जो होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये जो इतना हिस्सा होता है डेबिट और ये क्रेडिट, ये होता है ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस को मैं अब कह सकता हूँ कि ट्रायल बैलेंस कंपनी के अंदर मौजूदा मेरे हाथ में भी बैलेंस हो सकता है कि भाई मेरे अभी करंटली अकाउंट में क्या पैसा पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ, ये वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये इस तरह भी आ सकता है कि आपको दिखा सकूं कि ये डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में भी आ सकता है कि डेबिट लिखा हुआ हो, क्रेडिट लिखा हुआ हो, और इसके नीचे ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एडजस्टमेंट एंट्री हैं, और नीचे रिक्वायर्ड बोली हुई है कि रिक्वायर्ड क्या बनाना है। ठीक है, एक तो आता है इस तरह, और दूसरा मैं दिखा सकूँ आपको, दूसरा इस तरह कॉलम के अंदर भी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे कि ट्रायल बैलेंस कौन सा था। अब ट्रायल बैलेंस पीछे पेज पे एक सवाल में इस तरह दिया हुआ है, और एक सवाल में कुछ इस तरह दिया हुआ है कॉलम में। तो ट्रायल बैलेंस का मकसद सिर्फ इतना होता है, कुछ बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है जो कि हमें पे करना होता है, और कुछ बैलेंस हमारा डेबिट होता है जो कि हमें लेना होता है और जो हमारे पास हो मौजूद होता है, और कुछ देना होता है, कुछ लेना भी होता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, एक बुक को मैं रख रहा हूँ अभी साइड पे, केसेस आपको बताता चलूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ने चले शुरू होंगे केसेस एडजस्टमेंट एंट्रीज के। एडजस्टमेंट एंट्री के मैंने केसेस बताए थे, 8 केसेस हैं। 8 केसेस हैं। 8 केसेस में पहला केसेस जो होता है वो मैं उसको नाम देता हूँ मैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के साथ कह सकते हैं पेबल, एक्यूरेट, और जो नाम होंगे मैं इसके बताता जाऊँगा। दूसरा केस जो आता है इसमें डेप्रिसिएशन, एंड बैड डेट। ठीक है, बैड डेट अकाउंट। तीसरा जो आता है प्रीपेड। ठीक है, चौथा आता है एक्सपेंस। ठीक है, पांचवा आता है लेवल अग्रे। प्रीपेड हो गया, एक्सपेंस हो गया। इसके बाद कैसे आता है पांचवा अपना कह सकते हैं ऑफिस सप्लाइसेस। इनको मैं और भी नाम है जिस तरह से इनको पुकारा जाता है वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। और छठा आता है इसी, देखें प्रीपेड जो है वो इसका एक्सपेंस, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, समझ लें। इसका इससे भी ताल्लुक है, इसका इससे भी ताल्लुक। ऑफिस सप्लाइज का ताल्लुक ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस से भी है। ठीक है, ये दोनों ताल्लुक हैं। अच्छा, ये दोनों ताल्लुकेबल नहीं होते। ठीक है, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिंगल एंट्री होती है, ये भी सिंगल एंट्री से होती। लेकिन इन दोनों पे और आखिरी जो है सातवां अनअर्न एंड आठवां जो है इनकम, इन दोनों का भी आपस में ताल्लुक होता है। अब ये एक ही साथ नहीं पढ़ सकते, पहले हम आउटस्टैंडिंग पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग पे बिल, एक्यूरेट, एक्सपेंस। ठीक है, इसमें एक और भी आता है एक्सपेंस। ये एक्सपेंस अलग है, ये एक्सपेंस अलग है, एंट्रियों में पता चल जाएगा कैसे है क्या है। ठीक है, अब दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है आपको, एडजस्टमेंट एंट्रीज और इसके साथ ट्रायल बैलेंस जो कि सवाल के अंदर मौजूद होता है, ट्रायल बैलेंस। अब मैं जा रहा हूँ पहले केस की तरफ। पहला केस किस तरह और कैसे बनता है। अब हेडिंग डालें अपने रजिस्टर जो भी बना है, आप रजिस्टर में केस 1 की हेडिंग डालिएगा, केस 1। केस 1 से मुराद है, उसके नीचे आप चाहें तो हेडिंग में डाल सकते हैं। हेडिंग में आप लिख सकते हैं जो मैं लिखवा हूँ यहाँ पर। केस 1 को मैं मुखातिब करवा लेता हूँ। चलें, मैं आउटस्टैंडिंग / पेबल एक्यूरेट। एक्सपेंस को काट दिएगा, उसके बजाय आप लिख लीजिएगा
अनपेड। ठीक है, ये 4 नाम आपने पहले केस में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, आउटस्टैंडिंग, पेबिल, एक्रूड, अनपेड। अभी क्या नाम है, ये जहाँ पे भी आ जाएं इनका मतलब मैं आपको बता दूं, ये उर्दू में अगर मैं इनको बोलूं बाकी है, ठीक है, मतलब अभी कुछ चीज़ लेना बाकी है या तो देना बाकी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, पेबिल, एक्रूड, अनपेड ये हर एंट्री के साथ आ सकता है। जैसे रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग बहुत सारे हो गए। ठीक है, केस 1 की 2 फॉर्म है, केस 1 की याद रखिएगा 2 फॉर्म है, इनकी 2 फॉर्म है। अब वो 2 फॉर्म क्या है, एक एक्सपेंसेस है, ठीक है, और एक क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू या फिर इनकम। ठीक है, रेवेन्यू या फिर इनकम। लेकिन 2 ही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर, या तो खर्चा होता है या तो फिर इनकम होती है। अब खर्चे में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं भाई, रेंट भी आ सकता है, ठीक है, सैलरीज भी आ सकती हैं, मच मोर इंटरेस्ट तो नहीं आ सकता फ़िलहाल। क्या कह सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ सकती हैं, सैलरीज आ सकती है, रेंट आ सकता है, और बहुत से अकाउंट हैं जो इसमें आ सकते हैं एक्सपेंसेस में। ठीक है, और इनकम में क्या आ सकता है, कमीशन आ सकता है। ठीक है, ये इसके थे, और इसमें क्या आ सकता है, कमीशन आ सकता है, या फिर ये रेंट इनकम भी होती है। जैसे हमने घर किराए पे दिया हुआ है तो उनसे रेंट भी लेना है हमें, तो वो भी आ सकती है। ठीक है, इसमें लेकिन देखिए हमारी सोच है, रेंट पे करना है तो एक्सपेंस है, ठीक है, और रेंट लेना है तो रेवेन्यू है। ठीक है, ये बात बहुत याद से रखिएगा। इसमें एक चीज़ और अभी आ सकती है, इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत से अकाउंट हैं इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब बात क्या है, एंट्रियाँ आएंगी कैसे, एंट्रियों का आने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं बता दूँ कि एक्सपेंस वाली एंट्रियाँ, पहले मैं एक्सपेंस वाली की बात कर लेता हूँ। एंट्रीज़ की एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी कैसे, डेट डली हुई होती है, ये तो सभी को पता है, डेट डली हुई होगी। अब देखो ये 4 नाम है, आउटस्टैंडिंग, पेबिल, एक्रूड, अनपेड। अब एंट्रीज में अगर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, रेंट 10,000, ठीक है, या लिखा हुआ है अल्लाह भला करे एक्रूड सैलरीज 12,000, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है अनपेड एडवर्टाइजमेंट 22,000, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है पेबिल हो गया, पेबिल भी लिख लेते हैं एक मिनट से, या तो ये अल्लाह भला करे सैलरीज को दोबारा ले लेते हैं, सैलरी पेबिल 50,000, यानी ये मेरे अभी खर्चे हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने रेंट देना है, एक्रूड सैलरी मैंने सैलरियाँ अभी पेड करनी है, अनपेड एडवर्टाइजमेंट मैंने एडवर्टाइजमेंट चलवाई है लेकिन अभी पेड नहीं करी है, अनपेड है वो देनी है, सैलरी पेबल यानी अभी वो भी अदा करनी है सैलरियाँ, जैसे एक्रूड सैलरी है फिर सैलरी पेबल है, मतलब अभी देने हैं, मौजूद हैं। अब ये तो हो गया एंट्रियाँ कैसे आएंगी, ठीक है, एंट्रियाँ कैसे आएंगी। अब इनकी जनरल में एडजस्टमेंट एंट्री में इसको इंक्लूड कैसे करेंगे, ये तो आना, यही असल काम है। अभी पहले इसको एक चीज़ को करके दिखा दें, उसके बाद जो होगा फिर रेवेन्यू पे चलेंगे। जनरल में क्या होता है ये तो सभी को पता है, डेट का कॉलम आ गया, क्रेडिट का आ गया, डेबिट का आ गया, पोस्ट रेफरेंस का आ गया, ठीक है, ये अपना हमारा कॉलम तैयार। मैंने भाई कॉलम खींचा हुआ है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कॉलम खींचा हुआ है, कॉलम में मैंने
ये क्या हो गई, डेट हो गई। ये क्या हो जाता है, हमारा पार्टिकुलर हो जाता है। ये हमारा पोस्ट रेफरेंस हो जाता है, ये डेबिट हो जाता है और ये क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है पहली एंट्री में कि आउटस्टैंडिंग रेंट। अब मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा तो बनाऊंगा कैसे, मैंने डेट डाली 1 तारीख। आउटस्टैंडिंग रेंट है, हमेशा याद रखना बेटा कि एक्सपेंसेस में और ये नाम आएगा, तो याद रखना एक्सपेंसेस तो आ गया। ठीक है, एक्सपेंसेस कितना आ गया, 10,000। और गया क्या मेरे पास से, गया मेरे पास से पे बिल। कितना गया, जितना रेंट आया था उतने पे बिल चली गई। ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ जो रेंट है, हो सकता है यहाँ इंश्योरेंस लिखा हुआ हो सकता है यहाँ पर रेंट लिखा हुआ हो सकता है यहाँ सैलरी लिखा हुआ, जो भी टाइटल होगा वो उठा के मैं यहाँ लिया। रेंट एक्सपेंस आया, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया और रेंट पे बिल क्रेडिट हो गया। इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग रेंट। एंट्री को बंद करना लाजमी होता है, चाहे वो एडजस्टमेंट की हो, चाहे वो क्लोजिंग की हो, चाहे वो जनरल की हो। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद लिखा हुआ है ये वाली एक्यूट सैलरी की भी सेम एंट्री बनेगी कि सैलरी एक्सपेंस आएगा 12,000। ठीक है, और सैलरी पे बिल चली आएगा 12,000। एंट्री सेम रहेगी। ये 4 लफ्ज़ के लफ्ज़ कहीं भी मौजूद हो जाएं, ये 4 लफ्ज़ और एक्सपेंस में हो और ये सब इस तरह से एंट्रियाँ बनी हुई हो, ये एंट्री आपको याद रखनी है, एक्सपेंस आएगा और पे बिल जाएगा। मैं एक और एंट्री बना लेता हूँ, मैं सैलरी अनपेड, ये वाली एंट्री बनाइए भी, ये वाली बना के आप देखिएगा। ठीक है, मैं ये वाली बना लेता हूँ, अनपेड एडवर्टाइजमेंट। अनपेड एडवर्टाइजमेंट की डेट क्या है, 3 तारीख है, मैंने 3 तारीख डाल दी। ठीक है, 3 तारीख मैंने डाल दी। ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई, अनपेड एडवर्टाइजमेंट। अनपेड एडवर्टाइजमेंट में क्या है, मैंने क्या करा भाई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ गया है मेरे पास और ठीक है, एक्सपेंस आ गया है और एडवर्टाइजमेंट पे बिल चले गया। कितना, यहाँ पर है 22,000, तो 22 का 22,000 चले गया। और इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, टू एडजस्ट अनपेड एडवर्टाइज। इसको मैं इसी तरह से पेंसिल और इसके लेके इसको मैं बंद कर। यहाँ तक तो बात समझ में आई। थोड़ी सी सेल एक्सपेंस की बात समझ में आ गई। सेम एंट्री है, जो भी टाइटल आ जाए, जो भी नाम आ जाए, एक्सपेंस की ये बनी। बात कर लें रेवेन्यू की। रेवेन्यू की एंट्रियाँ कैसे आती हैं, रेवेन्यू की एंट्रियाँ किस तरह मौजूद होंगी आपके पास, सेम होगा तरीका। मैं अब बात कर रहा हूँ रेवेन्यू केस 1 की। ठीक है, केस 1 रेवेन्यू, यानी पहले हमने एक्सपेंस बनाया था, अब रेवेन्यू की बात करें। रेवेन्यू में किस तरह एंट्री आ सकती है भाई, पहली एंट्री में बना के दिखा देता हूँ कि भाई आउटस्टैंडिंग कमीशन। कमीशन क्योंकि इनकम होता है, ठीक है, कमीशन आता है 7,000। ठीक है, यह आ सकता है, अल्लाह भला करे, रेंट। देखिए, रेंट एक्सपेंस आया है, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट था। ठीक है, लेकिन रिसीवेबल में जब इनकम होती है तो यहाँ रेंट के साथ हमेशा रिसीवेबल लिखा हुआ आएगा। रेंट रिसीवेबल कितना होगा भाई, 6,000। एक और लिख लेते हैं एंट्री, एक्रूड सैलरी। ओ सॉरी, सैलरी लिखवा रहा हूँ, सैलरी तो एक्सपेंस होता है। एक्रूड इंटरेस्ट, या अगर सैलरी रिसीवेबल लिखा हुआ आ जाए तो वो इनकम होता है, याद रखना। एक्यूट सैलरी एक्सपेंस होता है। सैलरी रिसीवेबल लिखा आ जाए यानी सैलरी मैंने लेनी है,
तो वो फिर इनकम होगा जिसके साथ रिसीवेबल लिखा हुआ आएगा। यहाँ मैंने एक्यूरेट इंटरेस्ट कर देता हूँ 12,000, ठीक है, 12,000 हो गई, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री भी कैसे बनेगी, एंट्रियाँ भी बना लेते हैं इसकी। और आज के लिए इतना ही, केस 1 काफ़ी है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में केस 2 आएगा, फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में, हर वीडियो में इंशाल्लाह एक केस आपके सामने मैं लेकर आऊँ। इसकी प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, केस बाय केस चलते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैं फिर नहीं कह सकता कि आप कर लो। हर केस की अपनी एक जगह वैल्यू है। जब हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, हर वैल्यू, हर एंट्री आएगी मौजूद। जब तक सबकी एंट्रियों की प्रैक्टिस नहीं होगी तो सारी एंट्रियाँ आप नहीं बना सकते। वही यहाँ डेट आ गया, यहाँ पार्टिकुलर आ गया, यहाँ पोस्ट रेफरेंस आ गया, और यहाँ डेबिट आ गया, ठीक है, और यहाँ क्रेडिट आ गया, ठीक है। अब जो बात है, यहाँ जो बात आ रही है, यहाँ रेवेन्यू की एंट्री बनानी है। एक्सपेंस की एंट्री में क्या था, एक्सपेंस आ रहा था, पे बिल जा रहा था। यहाँ मैंने डेट ली पहली, यहाँ आउटस्टैंडिंग कमीशन है। तो याद रखना, जब रिसीवेबल इनकम की बात हो रही हो, रिसीवेबल इनकम की बात हो रही हो, तो रिसीवेबल आ जाएगा, कितना है, 7,000 जाएगा। क्या जाएगा, इनकम 7,000। अब जो भी अमाउंट हो, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे इंटरेस्ट था या फिर रेंट रिसीवेबल था, कुछ भी हो। अब वो कमीशन की बनाई थी तो मैंने यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल आ गया और कमीशन इनकम यहाँ से चले गया। टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग कमीशन, यहाँ तक की बात समझ में आई। इसको क्या करूँगा, पेंसिल स्केल लेके यहाँ से मैं इसको बंद कर दूँ। इसी तरह से मैं दूसरी एंट्री भी बना के दिखा दूँ आपको, रेंट रिसीवेबल की। रेंट रिसीवेबल में क्या बात हो रही है, रेंट रिसीवेबल 6,000 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ मैं 2 तारीख डालता हूँ, ठीक है। रेंट रिसीवेबल की 2 तारीख मैंने डाली, यहाँ रेंट रिसीवेबल आ गया, ठीक है। रेंट रिसीवेबल कितना आया भाई, 6,000 आ गया। और यहाँ से मेरे पास से रेंट इनकम जाएगा 6,000। यहाँ से मैं, अच्छा ये काम मेरी बात याद रखना, मैंने तो ब्लैक से कर लिया है। एंट्रियाँ इसकी डेबिट और क्रेडिट ब्लू से लिखते हैं, और रिकॉर्डिंग जो होती है, ये जो टू एडजस्ट है या रिकॉर्ड है, वो ब्लैक से करते हैं। और ये जो कॉलम है ये हमेशा पेंसिल से बनाते हैं और बंद भी पेंसिल से करते हैं। तो ऐसा नहीं करना सब कुछ ब्लैक से कर दो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। टू एडजस्ट क्या था, रेंट रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से केस नंबर 1 जो था, सारी एंट्रियाँ आपने बना सकते हो। अब जो भी आ जाए, कमीशन इनकम का आ जाए या फिर एक्सपेंसेस आ जाए या रिसीवेबल आ जाए, आपकी 2 एंट्रियाँ मैंने रखी थी सामने, एक एक्सपेंस वाली रखी, एक रेवेन्यू वाली। केस 1 में सिर्फ इतना ही था। केस 1 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी केसेस की एंट्रियाँ कहाँ मिलेंगी मुझे, देखो अभी मैंने एंट्री निकाली, पीडी हालांकि 266 पेज है। पहले 5वां सवाल है, बहुत सारे सवाल होते हैं, 5 ईयर में भी सवाल होते हैं, इस बुक में भी बहुत सारे सवाल हैं। मैंने तो यही खोला हुआ था तो सामने ही दिख रही है, देखो सैलरी पे बिल 285, यानी देखो मैं करीब करके भी दिखा दूँ, सैलरी पे बिल, ठीक है। इस तरह से सैलरी पे बिल हो गया, टैक्स पे बिल हो गया, शॉप रेंट प्रीपेड। अभी प्रीपेड अनएक्सपायर ये हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये जब आहिस्ता आहिस्ता केस हम पढ़ेंगे, प्रीपेड हो गया, अनएक्सपायर क्या चीज़ है वो बताऊँ, कमीशन रिसीवेबल ये भी हम करके आए हैं, ठीक है, एंट्री। इसके बाद और सारी हैं, बहुत सारी हैं, आप करना चाहो तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ये रही, और लग रहा है आउट सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, बहुत सारी हैं यहाँ पर, आप जाओ तो देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दो, केस नंबर 1 मैंने पूरा पढ़ा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 2 लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।